नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ओके, जो मौर्य साम्राज्य है किसने उसकी स्थापना की और वो फिर आगे कैसे चला। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसने जो अपना फैलाव किया है, किस किस के साथ लड़ाई हुई, वो सभी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले जो था उससे एक बार पहले बात कर लेते हैं कि इससे पहले कौन था। मौर्य साम्राज्य से पहले फिर मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। कौन सा वंश था जी? नंद वंश। और इसका जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। वो था जी धनानंद। धनानंद काफ़ी अय्यास राजा माना जाता था। ठीक है, धन बहुत था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था नंद वंश का। ठीक है, और बहुत पैसा था, काफ़ी अय्यास जो है वो राजा था। और यही नंद वंश का क्या था जी? लास्ट रूलर था, अंतिम राजा यही था धनानंद, क्योंकि इसके बाद फिर मौर्य वंश आएगा। धनानंद के समय जो है वो जो जो जिसको आप चाणक्य बोलते हो, कौटिल्य बोलते हो, विष्णुगुप्त बोलते हो, चाणक्य जो है वो धनानंद के पास जाता है कि जी आपके ऊपर सिकंदर कुछ समय में जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, और उस समय जो है वो अपनी अय्याशी में या फिर अपने ही उसमें मगन था। ठीक है, और वो वहाँ से चाणक्य की जो है वो बेइज्जती करके निकाल देता है। और फिर जब वो उससे बदला लेने की सोचता है चाणक्य किसी के बलबूते पे, तो उसको मिलता है जी चंद्रगुप्त। चाणक्य को कौन मिलता है? चंद्रगुप्त मिलता है। और जब चंद्रगुप्त मिलता है उस समय वो एक बच्चा था सिर्फ। ठीक है, बच्चा था, काफ़ी ज़्यादा तेज था, इस वजह से उसको जो है वो अपने पास रखता है। और 8 सालों तक जो है वो चंद्रगुप्त को चाणक्य क्या देता है? शिक्षा देता है। और जो शिक्षा की बात हम करते हैं, शिक्षा इसको हर तरीके की मिलती है। ठीक है, इसको जो 8 साल तक शिक्षा मिलती है चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को, वो हर तरीके की मिलती है। चाहे वो आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल हो, या फिर वो लड़ाई से रिलेटेड हो, या फिर वो युद्ध से रिलेटेड हो, हर तरीके की जो है इसको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त को चाणक्य के द्वारा। ठीक है, और इन सब का जो लिखा हुआ है वो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। कुछ इतिहासकारों ने जो बुक्स लिखी हैं उनमें जो है इनका जो है वो वर्णन मिलता है। ठीक है, इनका वर्णन किस किस में मिलता है अभी हम देखेंगे। जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना बोली जाती है जी 324 से 187 बीसी तक। इस बीच में जो है मौर्य वंश ने शासन किया है पूरे के पूरे इंडिया पर। कहाँ कहाँ पे किया है? आपने एक बार ये मैप भी देख लिया होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य है। ओके, मौर्य साम्राज्य को चलो एक बार आपको समझा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक था। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि अफगानिस्तान का हिस्सा था, ईस्टर्न साइड का बलूचिस्तान था। यहाँ पे से जो सिंधु नदी जाती है उसका पश्चिमी इलाका था। सिंधु नदी का पश्चिमी एरिया जो है वो था। पूरा का पूरा इंडिया था। पूरा का पूरा कौन था जी? इंडिया था। इंडिया में से सिर्फ आप जो है वो इस साइड का ये केरला और तमिलनाडु को छोड़कर पूरा इंडिया था। और अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ तो ईस्टर्न स्टेट छोड़कर, नॉर्थ ईस्टर्न, इन स्टेट को छोड़कर पूरे के पूरे एरिया पर जो है किसका राज्य था? वो था मौर्य वंश का जो है वो राज्य था वहाँ पे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि किन किन बुक्स में इनके बारे में लिखा गया है। ओके, जैसे कि दो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो अर्थशास्त्र जो किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा, जिसको आप चाणक्य भी बोलते हो। अर्थशास्त्र में जो है वो मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अर्थशास्त्र को थोड़ा हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद एक मेगास्थनीज एक इतिहासकार आए थे, यूनानी इतिहासकार थे ये। इन्होंने अपनी एक बुक लिखते हैं इंडिका, उसमें भी जो है
वो काफ़ी ज़्यादा मौर्य साम्राज्य के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा, कि सारा की सारी जो है वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर लिखी गई थी। इंडिका और अर्थशास्त्र के बारे में हम आगे इस वीडियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट रहेंगी ये मौर्य साम्राज्य की, एक तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी, और इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी बुक्स रही हैं जिसमें मौर्य शासनकाल के बारे में जो है वो लिखा गया है, जैसे कि बाणभट्ट की कादम्बरी। बाणभट्ट की क्या है जी, कादम्बरी जो बुक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो बुक्स हैं, जो बौद्ध धर्म की बुक्स हैं, उनमें भी जो मौर्य साम्राज्य के राजा हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका, उनके बारे में लिखा गया है, जैसे कि महावंश, मिलिंद पानो और महाभाष्य। इसमें जो है चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में लिखा गया है, याद रखोगे। बौद्ध धर्म की 3 किताबें हैं, महावंश, मिलिंद पानो और महाभाष्य। इसमें चंद्रगुप्त की जीवन के बारे में जो है वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में ज़्यादा मिलेगा, बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा कम मिलेगा। उसके बाद है कुछ अशोका के बारे में लिखा गया है, किसमें, बौद्ध धर्म की ही बुक्स हैं, दीपवांशा, अशोकवदना और दिव्यावदान और महावंश। तो ये 4 बुक्स हैं जिसमें अशोका के बारे में लिखा हुआ है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म की किताबें हैं जिनमें किसके बारे में लिखा गया है जी, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। एक व्यक्ति थे जी हेमचंद्र। कौन थे, हेमचंद्र। उनकी एक बुक है जी, नाम है जिसका परिशिष्टा परवान। परिशिष्ट परवान जो है उसका नाम है, और इसमें जो है बताया गया है कि चंद्रगुप्त का किससे, जैन धर्म से कैसा कनेक्शन था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, सिर्फ बात बुक्स की है। एक परिशिष्ट परवान नाम की बुक है जो हेमचंद्र की है, उसने भी चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि ये जैन धर्म से जो है वो जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। नाम क्या है जिसमें, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जैसे कि ये राक्षस है, राक्षस का मतलब है कि एनिमीज। तो विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें बताया गया है कि चाणक्य ने कैसे जो चंद्रगुप्त के एनिमीज थे, जो इसके एंटी में थे, उनको जो है वो ख़त्म करने का काम किया है, या फिर उनको कैसे जो है वो अलग करने का काम किया है, कि ताकि चंद्रगुप्त के ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए। किसकी थी ये, विशाखा दत्त की थी मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की थी मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये सब बुक्स थी जिसमें जो है कहीं ना कहीं या तो राजा के बारे में या उनकी शासन के बारे में सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो मिला है। वो सब की सब बुक्स ये थी, ओके। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, एक तो कौटिल्य की या फिर चाणक्य की अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, और एक हम जानेंगे इंडिका के बारे में कि थोड़ा सा कि इंडिका में क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा सा, और अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसके अंदर 15 बुक्स हैं, ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा समराइज किया है पॉलिटिकल थॉट को, ठीक है, कैसे राजनीति होती है, कैसे एक पूरा का पूरा राज्य जो है वो चलता है, चलाया जाता है, ठीक है। आपको बता दूं कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता है, ओके। इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर किसी को अपनी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट चलानी है, अपनी अच्छे से सरकार चलानी है, तो उस राजा को जो है किन किन बातों का, कैसा वो राजा होना चाहिए, किस तरीके से प्रजा को हैंडल करेगा, किस तरीके से उसके मंत्री होने चाहिए, ये सभी बातें जो है वो पूरी की पूरी अर्थशास्त्र में लिखी गई है। अर्थशास्त्र कोई एक इकोनॉमी की बुक नहीं है। अर्थशास्त्र बताती है कि कैसे राजा अपने राज्य को रन करता है, उसको चलाता है, ओके। उसके बाद आती है बात इंडिका की। जो इंडिका है ये एक बाहर के इतिहासकार ने, यूनानी इतिहासकार ने लिखी है। तो जाहिर सी बात है वो एक मौर्य साम्राज्य के जो राजा हैं उनकी
प्रशंसा के साथ साथ और सब कुछ भी लिखेगा। तो इसमें पूरा का पूरा जो पाठ ये पाटलिपुत्र में रहा था मेगास्थनीज जो था, इसने पूरा का पूरा वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वहाँ की सरकार है कैसे चलाती है, कैसे मंत्री हैं, किस तरीके से वो प्रजा के साथ डील करते हैं, कैसे प्रजा कर देती है, ठीक है, कैसे जो समाज है वहाँ का वो कैसा समाज है, ठीक है, मगध का कैसे लोगों के विचार हैं, किस तरीके से सब कुछ कैसे रीति रिवाज सब कुछ जो है उसमें लिखा गया है इंडिका में। और इंडिका ये जो मेगास्थनीज था ये किसके समय में इंडिया में आया था, ये आया था जी चंद्रगुप्त के समय में। चंद्रगुप्त के समय में ये भारत में आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये चंद्रगुप्त के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। 324 से लेकर के 321 ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसके बीच में स्टार्ट हुआ था चंद्रगुप्त से, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने 297 BC तक जो है क्या किया है और राज किया है पूरे के पूरे इंडिया पे। इंडिया पे कौन कौन सा आया था, लगभग लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ का साइड आ गया था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड आ गया था, और एक बहुत बड़ा हिस्सा पेनिनसुला इंडिया का जो नीचे का ये जो इंडिया है यहाँ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मौर्य साम्राज्य में चला गया था। ओके, इस इन्होंने जो है 8 सालों तक शिक्षा ली है किससे, चाणक्य से, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त जो मौर्य है सबसे पहले चाणक्य क्या करता है कि धनानंद के ऊपर डायरेक्ट अटैक करा देता है। जब इसको 8 साल तक शिक्षा दे देता है, लगता है कि अभी ये तैयार है, तो धनानंद के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और धनानंद इसको हरा देता है। धनानंद किसको हरा देता है जी, चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, धीरे धीरे से जो है उसके राज्य को तोड़ना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे से उसको अपने अधीन लेना स्टार्ट करता है। और इस तरीके से जा करके आराम आराम से पूरा का पूरा जो राज्य है वो किसके अंडर में आ जाता है जी, चंद्रगुप्त के अंडर में आ जाता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त जो है वो राजा बनता है जी, ठीक है, और वहाँ पे अपना मौर्य वंश जो है वो स्थापित करता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके वंश की, कि इनको जो है पुस्तकों में क्या बोला गया है, इनका कुल जो था वो निम्न था, शूद्र था, क्या था वो, ठीक, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो अभी आपने एक मुद्रा राक्षस नाम की बुक पढ़ी है, किस नाम की पढ़ी है जी, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो बुक है उनमें जो है इसको मौर्य वंश को क्या बोला गया है जी, निम्न वंश बोला गया है। कौन सा वंश बोला गया है जी, निम्न वंश बोला गया है। ओके, और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको बौद्ध और जैन को, बौद्ध की धर्म की बुक है और जो जैन धर्म की बुक है, इनमें इसको मौर्य वंश को, मौर्य कुल को जो है वो कौन सा कुल माना गया है जी, क्षत्रिय कुल माना गया है, क्षत्रिय, ठीक है, ये क्षत्रिय थे। और अगर हम बात कर लेते हैं जी ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों ने इनको क्या माना है, ब्राह्मणों ने इनको शूद्र माना है, ब्राह्मणों ने इनको क्या माना है जी, शूद्र माना है। और अगर हम पुराणों की बात करते हैं कि पुराणों में इनको क्या कहा गया है, पुराणों में भी इनको निम्न कुल का कहा गया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है वो याद रखोगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो 8 महाजनपद जीते थे, 8 महाजनपद जो है वो जीतने का काम कौन करता है जी, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और ये भारत का एकीकरण करने वाला पहला राजा बनता है, पहला राजा, भारत का एकीकरण मतलब कि एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही राजा के अंडर में आ जाता है। तो ये काम करने का कौन करता है काम, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा किससे ली थी, चाणक्य से। चाणक्य कहीं और भी शिक्षा देते थे जिसका नाम है जी तक्षशिला, जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तक्षशिला में ये शिक्षा देते थे चाणक्य। ओके,
और अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके समय में और क्या कुछ हुआ है, इनके समय में एक झील है जी, सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसके समय में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो सेनापति था सिकंदर का, उनके साथ इनका युद्ध होता है 305 बीसी। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है, और जिसमें बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद फिर 303 बीसी में इनकी क्या होती है? आपस में संधि होती है। उस संधि में क्या होता है? 500 हाथी किसको दिए जाते हैं जी? सेल्यूकस निकेटर को दिए जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेनापति था। किसका था सेनापति? ये सिकंदर का। ये सिकंदर का सेनापति था। 500 हाथी दिए जाते हैं जी सेल्यूकस निकेटर को, और उसके विपक्ष में, मतलब उसकी दूसरी तरफ इसको चंद्रगुप्त को क्या मिलता है? चंद्रगुप्त को जो है वो अफगानिस्तान मिलता है। अफगानिस्तान का जो है वो ईस्टर्न साइड मिलती है जी। ठीक है, साथ में इसको मिलता है बलूचिस्तान, और साथ में इसको मिलता है पाकिस्तान, आप बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को देता है, और चंद्रगुप्त 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देता है। तो इस तरीके की संधि इसमें होती है। और साथ में जो सेल्यूकस निकेटर था वो अपनी बेटी होती है सेल्यूकस निकेटर की, नाम है जिसका हेलेना। हेलेना की जो शादी है वो किससे करा देता है जी? वो भी चंद्रगुप्त से करा देता है। चंद्रगुप्त से करा देता है जी। कौन? हेलेना की शादी सेल्यूकस निकेटर। अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त की, इस एक पत्नी और थी, उसका नाम क्या था जी? दुधर्वा। दुधर्वा, ठीक है। और जो किसको जन्म देती है? बिंदुसार को। जो किसको जन्म देती है जी? बिंदुसार को जो जन्म देती है। अब इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? दुधर्वा के बारे में इस वजह से पढ़ना जरूरी है कि जो चाणक्य है वो आराम आराम से चंद्रगुप्त को जहर देना स्टार्ट करता है। इस वजह से करता है ताकि चंद्रगुप्त जो है वो जहर का आदी हो जाए, और अगर कोई उसको जहर दे करके मारना चाहे वो तब भी ना मर सके। और एक बार क्या करता है, जब जहर उसमें होता है दूध में, तो दुधर्वा उसको पी लेती है। ठीक है, और जब ये बात चाणक्य को पता चलती है तो वो किसी तरीके से बिंदुसार को उसके पेट में से निकाल लेता है। वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो बिंदुसार को वहाँ से वो निकाल लेता है। और जब आगे बिंदुसार बड़ा होगा तो बिंदुसार जो है वो चाणक्य से हेट करेगा। ठीक है, जब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे। अभी बस आपको मैंने यहाँ पे ये बता दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का जो बेटा है वो कौन है जी? बिंदुसार है। ओके, चलिए अभी हमने ये सब चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं कि सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या कुछ हुआ है। 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो सिंधु नदी है उसका ईस्ट वेस्टर्न साइड, मतलब जो पाकिस्तान है, वो दिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या बिल्ड किया था। वो मैंने आपको बता भी दिया है कि लगभग लगभग पूरा का पूरा एरिया भारत का, बस किसको छोड़ करके? केरला और तमिलनाडु को छोड़ करके दक्षिण में, और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसको छोड़ करके मौर्य ने जो है पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो रूल किया था। और स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन राजा आता है जी? चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजा आता है इसमें। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म को अपना लेता है। कौन सा रिलीजन को अपनाता है जी? कौन से रिलीजन को अडोप्ट करता है? जैन रिलीजन को अडोप्ट करता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने इस चीज़ की शिक्षा किससे ली है, तो इन्होंने ली थी जी भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जो है वो जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं। और लास्ट में फिर क्या करते हैं ये?
ये उपवास विधि रखते हैं। जब इनका अंतिम समय आता है तो उपवास विधि से, जिसको आप क्या बोलते हो, संथारा, उपवास विधि को संथारा विधि भी बोलते हैं। संथारा विधि से जो है अपने क्या कर देते हैं, ये प्राण त्याग देते हैं। और अब इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि इन्होंने कहाँ पे अपने प्राण त्यागे हैं, तो कर्नाटक में एक जगह है स्वर्ण बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्याग देते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं समय की, तो 298 BC इस समय में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा जी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिंदुसार बनेगा। और बिंदुसार की जो माताजी हैं दुदर्वा, उनकी मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं कौन बने थे? चाणक्य बने थे। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बिंदुसार के ऊपर होगी, वो थोड़ी छोटी होगी। और फिर हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, और इस तरीके से जो है वो मौर्य एम्पायर पूरा खत्म होगा। ओके, थैंक यू।